देखिए तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है स्टीरियो ओरिएंटेशन के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताता है। स्टीरियो ओरिएंटेशन, त्रिविम अभिविन्यास के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताता है। ये जेड 2018 का क्वेश्चन है। पहला है आपका कैपिटल एन, सेकंड कैपिटल एल, थर्ड आपका है स्मॉल एम या एम एल, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, यहाँ पर फोर्थ की बात करें तो एस या फिर एम एस। देखिए मैं हर एक एग्जांपल को आपको जितने भी ऑप्शंस है सबके बारे में बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया त्रिविम अभिविन्यास जेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, जेड 2018 का क्वेश्चन है ये, जेड 2018 का। तो जेड 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्टीरियो ओरिएंटेशन कौन सा क्वांटम नंबर बताता है। त्रिविम अभिविन्यास के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर आपको सही जानकारी देता है। तो त्रिविम अभिविन्यास के बारे में देता है आपको स्मॉल एम, कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या इसके बारे में बताती है। उसके अलावा आपका स्मॉल एल है वो कौन सा है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, क्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो ये आपको किसके बारे में बताती है, ये आपकी शेप बताती है। क्या बताती है, शेप बताती है। और शेप किसकी बताएगी, सब सेल की शेप बताएगी। किसकी शेप बताएगी, सब सेल की शेप बताती है। और ये क्या बताता है आपका, साइज, साइज होती है। साइज किसका, सेल की साइज, किसकी साइज, सेल की साइज बताती है आपकी। मुख्य क्वांटम नंबर किसका बताती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल की साइज बताती है। क्या बताती है, साइज, किसकी साइज बताएगी, सेल की साइज बताएगी। आपका एल है जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है, वो आपका क्या बताती है, शेप बताती है। क्या, शेप, किसकी शेप बताएगी, सब सेल की शेप, किसकी, सब सेल की शेप। यानी एस जो सब सेल है वो आपका गोल होता है। उसके अलावा आपका जो पी है वो डंबलाकार होता है, डी है द्विडंबलाकार होता है, और एफ की अनियमित स्ट्रक्चर होती है। तो ये कौन बताता है, एल बताती है, द्विगंशी क्वांटम नंबर। आपका मेन क्वेश्चन क्या था, त्रिविम अभिविन्यास के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताता है। तो कौन सी क्वांटम संख्या बताती है आपकी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टीरियो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। कौन बताता है, चुंबकीय क्वांटम नंबर, ठीक है। आपका एस है, ये क्या बताता है, आपके चक्रण को बताता है। किसके, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, किसके ओरिएंटेशन को बताता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कुछ लिखा हुआ है स्मॉल एन इक्वल टू आपके पास, सॉरी ये दिख रहा है यहां तक का, ओके। स्मॉल एन इक्वल टू आपके पास है यहां पर 2, स्मॉल एल इक्वल टू आपके पास 0, एम इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू +1/2, +1/2 आपके पास चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको दी गई है। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको दी गई है। और इसमें पूछा गया है कि ये कौन से एलिमेंट को डिनोट करती है, कौन से एलिमेंट के बारे में बताती है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है। आप आंसर दीजिए फटाफट से, मैं एक बार थोड़ा सा आंसर दीजिए आप एक बार। क्या आंसर होगा इसका, कैपिटल एन की वैल्यू आपको 2 दी है, स्मॉल एल, कैपिटल एन की वैल्यू 2, सॉरी स्मॉल एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू +1/2 दी है। तो इसका आंसर क्या होगा, लिथियम, हाइड्रोजन। ऐसे कैसे कर रहे हो आप लोग। देखिए पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन आपके किसको बताता है, आपके सेल को बताता है। तो एन इक्वल टू कौन से सेल के लिए होगा, एल सेल के लिए। कौन से सेल के लिए, एल सेल के लिए होगा। किसके लिए होगा, एल सेल के लिए आपका ये होगा। तो देखिए आपके पास क्या है,
ये किसको डिनोट कर रहा है, कुल मिला के ये डिनोट कर रहा है 2s1 को, किसको 2s1 को डिनोट कर रहा है। ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल n की, आपका l और m यहां से आ जाएगा, और ये किसका आ रहा है आपके s इक्वल टू प्लस 1/2, किसका आ रहा है प्लस 1/2। तो इसका मतलब क्या सीन हो गया, ये 2s1 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2s1 होता है आपका किसका, 2s1 होता है आपके लिथियम का, किसका लिथियम का। अगर आपसे हाइड्रोजन के लिए पूछा जाता तो हाइड्रोजन के लिए कुछ इस तरह से होता, हाइड्रोजन के लिए n इक्वल टू होता आपके पास 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू प्लस 1/2। देखिए यही क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ, 2018 का जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ। और किस टाइप से रिपीट हुआ, देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हुआ 2019 में, और क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन में केवल इतना सा चेंज हुआ, ये वाला पॉइंट 2019 में चेंज हुआ। और इसमें क्या पूछा गया, कैपिटल एस की सॉरी स्मॉल एस की वैल्यू प्लस 1/2 की जगह क्या कर दी गई, माइनस 1/2 कर दी गई, क्या कर दी गई, माइनस 1/2 कर दी गई। और आपसे पूछा गया कौन से एलिमेंट को डिनोट करता है, कौन से एलिमेंट के बारे में ये चारों क्वांटम नंबर बता रही है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2s2, क्या हो जाएगा 2s2, और 2s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2s2 होता है आपके बेरिलियम का, किसका होता है बेरिलियम का। आंसर क्या हो जाएगा 2019 के क्वेश्चन का बेरिलियम, क्या आंसर हो जाएगा बेरिलियम। लेकिन 2018 में क्या पूछा गया, एस की वैल्यू प्लस 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा लिथियम, आंसर क्या हो जाएगा लिथियम। देखिए आपने लिथियम का सीख लिया किस तरह से, हाइड्रोजन का और बेरिलियम का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी का भी आपसे अगर ये चारों क्वांटम नंबर दी जाए तो आप उसको सबसे पहले इसमें चेंज करो, किसमें, इस वाली स्ट्रक्चर को इसमें चेंज कीजिए आप। इसमें चेंज करने के बाद फिर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसमें चेंज करने के बाद आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, उसके बाद आप आंसर निकालिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया इस बार कि 4s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और आपसे साथ में डिनोट कर दिया गया है यहाँ पर 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये किसको बताएगा, 4s2 किसको बताएगा, कमेंट कर दीजिए फटाफट से। फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2 है, 4s2 से पहले के सारे बिल्कुल फुल्ली फिल्ड है, तो 4s2 अगर फाइनल है तो किसका कौन सा होगा, ये कमेंट कीजिए, देखिए फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। 4s2 कौन से एलिमेंट को बताएगा, 4s2 कौन से एलिमेंट को बताएगा, जैसे 2s1 आपके लिथियम को बता रहा है, 2s2 आपके बेरिलियम को बता रहा है, वैसे 4s2 किसको बताएगा, कैल्शियम को, किसको बताएगा कैल्शियम को, किसको बताएगा 20 नंबर कैल्शियम को, किसको बताएगा 20 नंबर, नहीं जिंक को नहीं बताएगा, जिंक को नहीं बताएगा, जिंक को नहीं बताएगा, 4s2 बताएगा आपके कैल्शियम को, 3d10 बताएगा, किसको 3d10 बताएगा आपके जिंक को, 3d10 जिंक को। अगर फाइनली केवल एक ही कहा जाए आपसे तो 3d10 बताएगा जिंक को। रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूं, आपका आंसर आपने जितना सोचा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर राइट है, ये पॉइंट ठीक है, आपने जितना सोचा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर राइट है। लेकिन रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो भरने का जो ऑर्डर होता है वो किस तरह से भरते हैं आप इलेक्ट्रॉन, देखिए एक बार, आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s में, किसमें भरते हैं 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर आप 3d में नहीं बल्कि किसमें भरते हो 4s में, और उसके बाद भरते हो 3d में। तो पहले आपने किसमें इलेक्ट्रॉन भरा 3p के बाद 4s में, और मैंने कहा था आपको किसने मेंशन किया था कि 4s के पहले के जितने भी हैं वो सारे के सारे सबसेल क्या है फुल्ली फिल्ड है। तो क्या 3d फुल्ली फिल्ड हुआ, क्या 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बताया गया आपको, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन किसमें आए 4s में, और 4s ने क्या किया आपने 2, तो देखिए ये कितने हो गए 18 हो गए, और इसमें कितने हुए 2, 2 प्लस 18 कितने हो जाएंगे 20, और 20 किसको बताएगा आपके कैल्शियम को। अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि 3d10 से पहले वाले सारे सबसेल कंप्लीट कर दिए गए हैं, और फिर आपसे 3d10 वाला पूछा जाए तो ये 10 हो गया, और इसमें अगर आप 10 ऐड करोगे तो कौन सा हो जाएगा आपके पास जिंक आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा
जिंक आ जाएगा, समझ गए। लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था वो कुछ इस तरह से, चारों क्वांटम नंबर आपको दी गई और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो एक बार नीट में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन था, एक बार आप इसको देख लीजिए तब तक। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है सबके पास? देखिए एक बार नीट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कुछ इस तरह से, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि क्रोमियम है आपके पास, क्या है, क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है, क्लियर है। क्रोमियम के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 24वें इलेक्ट्रॉन एंड 19 जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। तो आप तो मुझे इसके लिए सबसे पहले एन की वैल्यू बता दो, 24 के लिए एन की वैल्यू और 19 के लिए एन की वैल्यू क्या होगी। 24 के लिए एन की वैल्यू और 19 के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, बताइए, देखिए फटाफट से। 24 के लिए एन की वैल्यू क्या होगी और 19 के लिए एन की वैल्यू क्या होगी। देखिए इधर देखिए एक बार, ये आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए मैं दोनों केस आपके पास डिस्कस कर देता हूं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किस तरह से है। देखिए अगर आपसे क्रोमियम में आपको ये बताया कि क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर, अरे मनीष मैंने ये नहीं पूछा कि इसका जो ये एलिमेंट कौन से नंबर पे आता है, ये नहीं पूछा मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इसके लिए स्मॉल एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, इसमें दरअसल क्या होगा कि आपसे ये पूछा गया, तो पहले सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, यही इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, क्रोमियम का। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ये कितने हो गए, 18 हो गए क्या यहाँ पर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो 19 नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जा रहा है, उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू आप बताइए मुझे। 19 इलेक्ट्रॉन क्या यही है क्या, इसके बारे में आपसे पूछा गया, तो इसकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर 19 इलेक्ट्रॉन है 4s1 में जा रहा है, 4s1 है, तो ये किसको बताएगा, स्मॉल एन को, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। एस से आप निकाल लोगे, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस से 0, और एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और 1 है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल एस क्या हो जाएगा +1/2। ये 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया कि 24वां जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो 24वां जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जा रहा है आपका, 3d5 में जा रहा है क्या, किसमें जा रहा है, 3d5 में जा रहा है आपका। तो 3d5 के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर लिखनी है तो किस तरह से लिखोगे, 3d5 है कुछ इस टाइप से। तो मैंने बताया ये फर्स्ट वाला किसको बताता है, स्मॉल एन को, किसको, स्मॉल एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसको बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो 3 क्या हो गया यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। डी है आपका, किसको बताएगा, एल को, किसको बताएगा, एल। तो एल की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 2 हो गई। एल की वैल्यू 0 होती है एस के लिए, एल की वैल्यू 1 होती है पी के लिए, एल की वैल्यू 2 होती है डी के लिए, और एल की वैल्यू 3 होती है एफ के लिए, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ पर डी के लिए क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं एम की वैल्यू, क्या एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू क्या होती है, 0 को इंक्लूड करते हुए प्लस माइनस एल, क्या होती है 0 को इंक्लूड करते हुए प्लस माइनस एल। तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है एम की वैल्यू, +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, -1 एंड -2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है 0 से लेके -1 -2 +1 एंड +2, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं एस की वैल्यू है, तो एस की पांचों वैल्यू में से कोई सी भी हो सकती है। सॉरी, एस की वैल्यू क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है कुछ इस तरह से, डी में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, दिख रहा है यहां तक का सबको, कुछ इस तरह से ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर किसी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए एस की वैल्यू क्या होती है, +1/2। तो आपसे क्या हो गया इसमें +1/2। ये आपके 3D के लिए जो 24 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके नीट में आया था और बस क्वेश्चन यही पूछा गया था, क्रोमियम के लिए 19 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए, और बच्चों ने जो है वो 3D वाले में से काउंट कर ली। इस वजह से गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ऐसी कोई कंडीशन आए, अगर फाइनल के लिए पूछे तो आप फाइनल वाला लगा दीजिए, लेकिन फाइनल के लिए नहीं पूछे तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की नीड जरूर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, हाँ देखिए 2012 में, जेड 2012 में आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जेड 2012 में पूछा गया था आपसे। जेड 2012 में कहा गया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। सर सीआर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR3D5 4s1 लिखते हैं ना, तो इसके हिसाब से तो 24, एक सेकंड रुको थोड़ा सा पढ़ लें एक बार अच्छे से। 24 के लिए n की वैल्यू 4 होगी और 19 के लिए वैल्यू 3 होनी चाहिए ना। सर कमेंट तो पढ़ो। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अंशुमन जी, ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो राइट बोल रहे हो, आपका पॉइंट बिल्कुल राइट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस टाइप से भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन किस टाइप से भरे जाते हैं, पहले जैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। जिस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि 19वां इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पहले 19वां इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4s में जा रहा है। जाते वक्त जो रूल है वो फॉलो करते हैं, जाते वक्त जो रूल है पहले कि 4s में पहले जाएगा, 3D में बाद में जाता है इलेक्ट्रॉन भरते टाइम पे, लेकिन जब निकालते हैं तब बाहरी सेल से, जो सेल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन भरने का जो रूल होता है वो होता है सब सेल के अकॉर्डिंग, और इलेक्ट्रॉन निकालने का जो रूल होता है वो होता है सेल के अकॉर्डिंग। तो जो आउटर सेल होता है उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकाला जाता है, लेकिन बढ़ते हैं वो सब सेल में एनर्जी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, 3D की ज्यादा होती है, और 4s की क्या होती है, कम होती है एनर्जी। तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, किसमें भरेंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 19वां इलेक्ट्रॉन किसमें गया, 4s में गया। किसमें गया 19वां इलेक्ट्रॉन, 4s में गया। इस अकॉर्डिंग 19वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो कौन सी हो जाएगी, n = 4, s = l = 0, m = 0 एंड s = +1/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये जेड 2012 में कहा गया था क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा गया था जेड 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप सोल्व करके मुझे बताइए। किसी एलिमेंट के लिए रेडियस का रिलेशन बताना है R1/R3। क्वेश्चन है आपका, किसी एलिमेंट के लिए फर्स्ट सेल की रेडियस R1 है एंड थर्ड सेल की रेडियस R3 है। फर्स्ट सेल की रेडियस क्या है, फर्स्ट सेल की रेडियस है R1 एंड थर्ड सेल की रेडियस है R3। ठीक है, रेडियस क्या है R3, इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है। ऑप्शन में लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 3, सेकंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 1/9 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 9। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। रेशियो पूछा गया है R1/R3, ये आपसे रेशियो पूछा गया है। R1/R3 का जो रेशियो है वो आपको बताना है। किसी एलिमेंट के लिए आपसे बोर की फर्स्ट सेल एंड थर्ड सेल की रेडियस का रेशियो आपसे पूछा गया है, रेडियस का रेशियो आपसे पूछा गया है। फटाफट से आंसर दे दीजिए, क्या आंसर होगा।
मनीष थर्ड आंसर होगा। ओके, मनीष के अलावा और मनीष बाबूजी कहीं गलती तो नहीं कर दी है? देखिए देखिए फटाफट से एक बार और बताओ। और कोई? थर्ड, थर्ड ही आंसर क्यों आ रहा है? थर्ड आंसर आएगा कि फोर्थ आएगा? चलो देखिए, बोर के लिए जो रेडियस की जो वैल्यू होती है वो होती है r इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अंगस्ट्रोम में ये वैल्यू होती है, ठीक है। और अंगस्ट्रोम को किसके रूप में लिख सकते हैं? 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। तो आपसे देखिए R1 की वैल्यू पूछी गई, तो मैं R1 लिखता हूं, R1 इक्वल टू 0.529 इंटू एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन जेड। जेड इसमें दिया गया नहीं है। R3 की वैल्यू आपसे पूछे तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन जेड। ये वाली वैल्यू है तो 0.529 से 529 कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। R1 अपॉन R3 आपके पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 9। तो R1 अपॉन R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 9। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे R1 एंड अपॉन R3 पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? R1 अपॉन R3 आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अगर आपसे क्वेश्चन में R3 अपॉन R1 कहा जाता, क्या R3 अपॉन R1 कहा जाता, तो आंसर क्या हो जाता आपका? 9। क्या हो जाता? आंसर 9 हो जाता, ठीक है। अब देखिए इसमें ये पूछा गया है किसी एक एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए, ठीक है। अगर आपको एलिमेंट का नाम दे दिया जाता तो जेड की जगह उस एलिमेंट का एटॉमिक जो नंबर है वो रख देते। अगर हाइड्रोजन के लिए बोलता तो 1 1 रख देते, हीलियम के लिए बोलता तो 2 2 रख देते। अगर किसी एक एलिमेंट के लिए पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए? किसी एक एलिमेंट के लिए पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये आपके 2015 का क्वेश्चन है, जेड 2015 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह कौन से सिद्धांत के अकॉर्डिंग है? नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग है? कौन सा रूल बोलता है कि नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? फर्स्ट है आपके पास पाउली, सेकंड हुंड, थर्ड है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी रूल एंड फोर्थ है ओबव रूल। कौन सा होगा? तो देखिए जो हुंड का रूल है वो यही बोलता है। हुंड का रूल क्या बोलता है? सबसे पहले हुंड का जो रूल है वो क्या बोलता है कि आपके पास जितने भी किसी सब सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या आएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद ही क्या होगी? पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये किसने बताया था? हुंड ने बताया था। किसने बताया था? हुंड ने बताया था। तो नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कौन बोलता है? हुंड बोलता है। कौन बोलता है? हुंड बोलता है। बिल्कुल आंसर हुंड ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे जेड 2015 में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी ये समझ लीजिए आप ये लेसन आपके 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का लेसन है, ये समझ लीजिए आप 10 मार्क्स का लेसन है। अच्छे से क्लियर कर लीजिए इसे। देखिए इसमें होगा आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे लेमडा पूछा गया है, ठीक है। आपको वैल्यू दी है m इक्वल टू 200 ग्राम, v इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड आपसे h की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन की है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 अर्ग इंटू सेकेंड, अर्ग इंटू सेकेंड। और आपसे वेवलेंथ पूछी गई है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो है, अब ऑप्शन में लिख देता हूं। ऑप्शन क्या होंगे फटाफट बता दीजिए। 1.1 इंटू 10 की माइनस 32 सेंटीमीटर, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है। सेकेंड आपके पास 1.1 इंटू 10 की पावर 32 सेंटीमीटर, ऊपर वाला माइनस 32 है, नीचे वाला प्लस 32 है। थर्ड ऑप्शन है 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 22 सेंटीमीटर,
एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1.1 इंटू 10 की पावर +22 सेंटीमीटर, +22 सेंटीमीटर है। तो आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को करने का सिंपल सा एक ही तरीका है, क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला होता है H अपॉन एम वी। क्या होता है? लेमडा इक्वल टू H अपॉन एम वी। फर्स्ट है साइड, देखते हैं मनीष, सोल्व करने के बाद ही बता सकते हैं सारी चीजें। तो वैसे आंसर तो फर्स्ट ही आ रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखिए लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻27 अपॉन, आपको देखो m की वैल्यू है वो सीधी सीधी रख देनी है, क्योंकि सारी की सारी जो सारी चीजें हैं वो आपके किस में है, सीजीएस में ही है, तो इसमें भी सीजीएस रख देते हैं। 200 इंटू 3 इंटू 10⁻3। तो देखिए यहाँ से 3 पावर ये रही और 2 पावर ये रही, 5 पावर ऊपर जाते हैं माइनस के 5 पावर हो जाएंगे, तो 27 प्लस माइनस के 5 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻32 अपॉन 2 इंटू 3। तो देखिए किससे ये होगा, तो 1.1 इंटू 10⁻32 आंसर हो जाएगा। क्या मेरी वॉइस अभी भी क्लियर आ रही है? क्या मेरी वॉइस अभी भी क्लियर आ रही है? देखिए अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, कल मॉर्निंग में क्लास रख लेंगे। कल मॉर्निंग में 10 बजे या दोपहर बाद 4 बजे की क्लास रख लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी वॉइस अभी क्लियर आ रही है? अगर अभी क्लियर आ रही है तो अभी क्लास करते हैं कंटिन्यू। यस सर वॉइस आ रही है सही से, ओके बिल्कुल, तो फिर अभी चलने देते हैं। अगर अभी वॉइस आ रही है तो फिर अभी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना पूरा टारगेट है वो कंप्लीट करके ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम। क्या पूछा गया है? एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है 2014 में, जेड 2014 में एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है आपसे। और एंगुलर मोमेंटम आपसे फोर्थ सेल के लिए, किसके लिए? क्वेश्चन अच्छे से सुन लेना। फोर्थ सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? फोर्थ सेल के लिए, फोर्थ सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? फटाफट से बता दीजिए क्या होगी। ऑप्शन में लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन पाई, nh अपॉन 2 पाई एंड h अपॉन 4 पाई। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? सेकंड। फोर्थ सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेकंड आंसर आ रहा है मनीष के, बिल्कुल राइट आंसर सेकंड ही होगा, राइट आंसर सेकंड ही होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या होता है? NH अपॉन 2 पाई। अगर ये वैल्यू है तो क्या होगा, n की जगह 4 इंटू एच अपॉन 2 पाई, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2h अपॉन पाई। क्या हो जाएगा? 2h अपॉन पाई। आपके पास यही आंसर है, 2h अपॉन पाई। देखिए थर्ड ऑप्शन है वो आपका पढ़ा हुआ ऑप्शन है, देखो थर्ड ऑप्शन जो देखिए, थर्ड ऑप्शन पे गौर फरमाइए एक बार। यहाँ पर n की वैल्यू नहीं रखी और आपका दिमाग यहाँ जा सकता है, थर्ड ऑप्शन पे आपका दिमाग जा सकता है, तो थोड़ा ऐसे चीजों से सावधान रहिए, समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, देखिए 2014 एंड 12 में, जेड 2014 और 12 में आपसे पूछा गया कि एन, एल और एम किसको डिनोट करती है, किसको प्रदर्शित करती है, यानी ये आपको क्या क्या बताती है? तो एन जो है वो साइज को बताती है, स्मॉल एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको साइज बताती है। क्या बताती है? साइज। और साइज भी किसकी बताएगी? सेल की साइज बताएगी, ये याद रखना। जब अब क्वेश्चन अच्छे बनने लगेंगे तब आपसे क्वेश्चन यही आएंगे कि साइज किसकी बता रहा है, किसकी साइज बताएगा, सेल की, सब सेल की या ऑर्बिटल की। देखिए सब सेल और ऑर्बिटल की कोई साइज नहीं होती है, ठीक है, साइज होती है किसकी? सेल की। किसकी साइज होगी? सेल की। तो एन है वो सेल की साइज बताती है,
एल है वो आपके सब सेल की शेप बताती है। क्या बताती है? सब सेल की शेप बताती है। एल क्या बताती है? सब सेल की शेप बताती है। और एम बताती है आपके त्रिविम अभिविन्यास। क्या बताती है? स्टीरियो ओरिएंटेशन। क्या बताती है? त्रिविम अभिविन्यास बताती है। ठीक है। और एस है वो आपका क्या बताती है? चक्रण को, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को बताती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन को बताती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जेट 2006 में पूछा गया है। जेट 2006 में पूछा गया है आपसे, और क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सी संभव है, यानी रॉन्ग कौन सा है ये बताना आपको। रॉन्ग कौन सा है ये बता देना आपको। 2p, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 3s, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 3f, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 4d। रॉन्ग कौन सा होगा? मैंने जो लिखे हैं इनमें से कौन सा रॉन्ग है वो बताना है आपको। कौन सा कोष है वो संभव नहीं है, कौन सा कक्षक संभव नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे। क्या आंसर हो जाएगा बता दीजिए फटाफट से। 2p नहीं होता है, या 3s नहीं होता, या 3f नहीं होता, या 4d नहीं होता। बिल्कुल थर्ड आंसर राइट आंसर होगा। 3f पॉसिबल नहीं है। क्या 3f पॉसिबल नहीं है? ये याद रखिए, फर्स्ट सेल होता है उसमें केवल एक ही सब सेल होता है एस ही। सेकंड सेल होता है उसमें दो सब सेल होते हैं एस एंड पी। थर्ड होता है उसमें तीन सब सेल होते हैं एस पी एंड डी। और फोर्थ होता है उसमें चार सब सेल होते हैं एस पी डी एफ। कितने होते हैं? एस पी डी एफ। जो आपके ये नंबर है यही आपके सबसेल के नंबर को भी बता देगा कितने सबसेल प्रेजेंट है। ठीक है, मेन प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है वही आपको ये भी बता देगा कि इसमें कितने सबसेल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे 5 आ जाए, 6 आ जाए या 7 आ जाए, तो उसमें दरअसल सीन क्या है कि अभी तक जो एफ जी एच है, सॉरी एफ के बाद में जो जी एच है उनकी अपने को जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए नहीं निकाला गया है। नहीं तो होते तो हैं, लेकिन जब 118 से अबाउट के जो एलिमेंट्स आ जाएंगे तो फिर उनको क्या कहाँ रखा जाएगा? एफ भी कंप्लीट हो गया है तो फिर जो जी एच आएगा उन्हीं में रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग इतना ही है, और आपके एग्जाम में भी इतना ही आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आज की क्लास देखेंगे कि कहाँ तक लेके जाती है हमें। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? ऑप्शन है आपके पास, मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूं। 3d9, 3d7, 3d6 एंड 3d5। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? मैक्सिमम मांझली तक, समझ नहीं है यार किसने क्या कमेंट किया अभी। मंजिल तक, अच्छा मंजिल तक लेकर जाएगी, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। देखिए मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया आपसे, मैक्सिमम चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू किसकी होगी? यह आपके जेट 2005 का क्वेश्चन है। जेट 2005 का ये क्वेश्चन है, जेट 2005। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है म्यू मैक्सिमम किसका होगा, तो म्यू मैक्सिमम की वैल्यू किसके लिए होगी बताइए फटाफट से देखें। म्यू मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, किसके लिए होगी? इतना आपको सोचने की कहां जरूरत पड़ रही है। ओके मैं बता देता हूं, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5। अगर इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू मैक्सिमम इसी का होगा। म्यू मैक्सिमम इसी का होगा √35। कितना होगा?
35 हो जाएगा इसका, 5.92 के समथिंग आएगा इसका आंसर, 5.92 बोर मैग्नेटोम बीएम जो होता है। और ये किसके लिए होगा? 3d5 के लिए, क्योंकि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन एटम के लिए एल सेल, क्या है? हाइड्रोजन एटम के लिए एल सेल की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? हाइड्रोजन एटम के लिए एल सेल, हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम एल सेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बता दीजिए। एल सेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? हाइड्रोजन एटम के लिए एल सेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन में लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में है, एंड थर्ड ऑप्शन है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ ऑप्शन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए क्या आंसर होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आंसर होगा बताइए? हाइड्रोजन एटम के एल सेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कर क्या रहे हो आप लोग? हाइड्रोजन परमाणु के लिए एल कोष की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे। और देखिए आपको पता है E इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी जो है आपकी, वो होती है E इक्वल टू माइनस के ई, काइनेटिकल एनर्जी जो आपकी होती है, और E इक्वल टू होता है PE/2, यानी PE इक्वल टू होता है आपका क्या? E/2। ये इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाली वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू जो है आपके पास वो एल सेल के लिए E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू एल सेल के लिए क्या होती है? कितनी होती है? 3.4 होती है। 3.4 होती है, किसमें? नेगेटिव में होती है, -3.4। तो Pe की वैल्यू क्या हो जाएगी? Pe इक्वल टू 2 इंटू, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, 2E होती है, 2 इंटू क्या हो जाएगा? E। E की वैल्यू कितनी है? 3.4। तो Pe की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू -3.4, Pe इक्वल टू आ जाएगा -6.8। क्या आ जाएगा? -6.8 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 13.6 नहीं होके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? नेगेटिव में 27.2। कितनी होती है? 27.2। तो आपकी अगर मैं बात करूं तो देखिए ये मेंशन कर लेना आप एक बार, पोटेंशियल जो एनर्जी की वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और टोटल जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो आपकी काइनेटिकल एनर्जी है उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछता कि अब की बार मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, जेट 2021 के लिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम के लिए एल सेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं बल्कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 3.4, पॉजिटिव में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाला कौन से फॉर्मूले से? कौन से फॉर्मूले से ये सारी चीजें निकाली जा रही है? तो आपको भी पता है कौन से फॉर्मूले से निकाली जा रही है, मैं बता देता हूं एक बार। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। एनर्जी कौन से फॉर्मूले से निकाली जाती है? यहाँ पर E इक्वल टू होता है -13.6 इंटू Z² अपॉन N²। इस वाले फॉर्मूले से निकाली जाती है, और वैल्यू किस में आती है? इलेक्ट्रॉन
वोल्ट में। किसमें आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखिए आपसे कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपसे एनर्जी तो निकाल रहे हो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वाला फॉर्मूला आपको किसको बताएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बताएगा, लेकिन आपसे जूल में आंसर पूछ लिया जाए। अभी जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे हाइड्रोजन एटम के एल शेल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बताइए, लेकिन किसमें बताइए, जूल में बताइए। किसमें बताइए, जूल में बताइए। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपके एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस ई के इक्वल, किसके इक्वल होती है, माइनस ई के इक्वल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं किस तरह से लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या प्लस 13.6 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ मैं 1 स्क्वायर लिख देता हूँ, ये मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया। और एन क्या है आपके पास, एल के लिए जो एन की वैल्यू है, एल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि के लिए 1 और एल के लिए क्या 2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 13.6 इंटू 1 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 13.6 अपॉन 4। तो इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 3.4। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में 3.4। लेकिन आपसे ये किसमें आई है वैल्यू, आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। किसमें आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है। लेकिन आपसे क्वेश्चन किसका पूछ लिया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया जूल में। एनर्जी में जो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन किसमें दिए हुए हैं, जूल में दिए हुए हैं। किसमें दिए हुए हैं, जूल में दिए हुए हैं। तो अगर जूल में दिए हुए तो आप क्या करोगे 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, यानी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है उसे 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। अब इसको इसे सोल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा आप इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या। ये रिलेशन आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो रिलेशन आपको यही ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी माइनस ई के इक्वल होती है और ई होती है वो माइनस के ई के इक्वल होती है, एक ही बात है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके 2e के बराबर होती है और आपकी जो एनर्जी है वो आपके पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होती है। मैंने कुछ नहीं किया, देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी माइनस ई, अगर मैं दोनों को माइनस साइन से गुणा कर देता हूँ तो ये वाली वैल्यू माइनस और ये वाली वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी वो 2e के बराबर होती है तो एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो 2 को नीचे भेज दूंगा तो e बराबर क्या हो जाएगा pe बाई 2। टोटल एनर्जी होती है वो आपकी फर्स्ट सेल के लिए अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होती है 13.6, कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव 13.6, कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव 13.6। एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो कितनी होती है नेगेटिव 27.2, कितनी नेगेटिव 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर अब। हाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट है 4d के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू कौन सी सही हो सकती है। 4d के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू राइट कौन सी हो सकती है। चार ऑप्शन है आपके पास, मैं दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 4 3 2 प्लस 1/2। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 4 2 1 एंड 0। ये स्मॉल n को बता रही है, ये l को, ये m को और ये s को, ठीक है। इसके बाद आपके पास 4 3 -2 एंड प्लस 1/2 एंड फोर्थ है आपके पास 4 2 प्लस -1
एंड -1/2। आंसर बता दीजिए 4d के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। 4d के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए। जो पॉसिबल है वो, बस जो पॉसिबल है वो वाली वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलो देखिए यहाँ पर दरअसल पॉइंट क्या है कि जो एस है, स्मॉल एस है, इसकी वैल्यू दो ही होती है, या तो +1/2, अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो +1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। पहला इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल में तो +1/2 और सेकंड है तो -1/2। लेकिन यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में आपके पास एस की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास है 4d। तो देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। n की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो n की वैल्यू 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब तीनों ऑप्शन अभी तक तो राइट है। d के लिए आपको पता है d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू क्या होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो d के लिए क्या वैल्यू जाएगी l की, d के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें L3 है तो ये रोंग हो गया, इसमें L3 है तो ये वाला भी रोंग हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हमने रोंग बता दिए, तो लास्ट तो बच गया वही राइट है, फोर्थ ऑप्शन। इसको आप चेक भी कर लीजिए, चाहे n की वैल्यू 4 होनी है, l की वैल्यू 2 होनी है, s की वैल्यू -1/2 होनी है, और m की वैल्यू l इक्वल टू अगर 2 हो तो m की वैल्यू क्या होती है, 0 इंक्लूडेड +l ठीक है। तो +-l की वैल्यू आप किस तरह से लिखोगे, 0, -2, -1, +1 एंड +2। इन पांचों वैल्यूज में से m की कोई सी भी वैल्यू आप लिख दो चलेगी, कोई सी भी वैल्यू आप लिख दीजिए, चारों की पांचों वैल्यूज आपके लिए राइट होगी। तो देखिए इसमें से कौन सा उठाया इसने, +-1/2, कौन सा उठाया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इसने ले लिए, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या अभी भी मेरी वॉइस क्लियर है, क्या अभी भी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को, क्या अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिए। यस सर, कराओ आगे। ओके बिल्कुल मनीष, अगर वॉइस क्लियर है तो रुकेंगे नहीं, टेंशन मत लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है n की वैल्यू 3 दी गई है, n की वैल्यू 3 दी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, और आपसे आंसर पूछा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 हो तो ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी, कितने ऑर्बिटल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, कितने ऑर्बिटल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन है आपके पास n इक्वल टू 3 के लिए ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, n इक्वल टू 3 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n इक्वल टू 3 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n इक्वल टू 3 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, फटाफट से बता दीजिए। n इक्वल टू 3 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, क्या हुआ, बता क्यों नहीं रहे हो, क्या आपको पहले नहीं पता था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास होने वाली है। जो 3 दिन पहले से शेड्यूल चल रहा है, क्या हुआ, 9, अच्छा अभी ये कमेंट पता नहीं मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे, क्या सीन था, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपने राइट आंसर दिया है 9,
अगर आपको m की वैल्यू निकालनी हो, क्या सॉरी ऑर्बिटल्स के अगर आपको नंबर निकालने हो तो ये होता है n का स्क्वायर। क्या होता है n का स्क्वायर। आपको n की वैल्यू कितनी दी गई है 3 दी गई है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज का। क्वेश्चन आपसे कहा गया n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2 m इक्वल टू -2 के कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है, कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू -2 होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा बताइए, देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू -2। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट से बता दीजिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये क्या करे जा रहे हो 10 32 इलेक्ट्रॉन। बाबू जी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 10 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, क्या पूछे जा रहा हूं और आप आंसर क्या दे रहे हो। आपको पता है एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपसे m की वैल्यू दे दी जाए, m की वैल्यू दे दी जाए तो n की वैल्यू और l की वैल्यू को बाहर में जाने दो। क्या पॉइंट ये नोट करके लिख लो, अगर आपसे m की वैल्यू दे दी जाए या ml जो आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, अगर उसकी वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दे दी जाए तो l की वैल्यू n की वैल्यू को भाड़ में जाने दो। आपको केवल m की वैल्यू पे फोकस करना है। किससे फोकस करना है, m की वैल्यू। m की वैल्यू जितनी बार दी गई है, अगर m की वैल्यू एक बार दी गई है तो आंसर 2 हो जाएगा, m की वैल्यू 2 बार दी गई है तो आंसर 4 हो जाएगा। देखिए m की वैल्यू आपको एक बार दी है -2, एक ही बार दी है तो आंसर कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। m की वैल्यू आपको इसी के समय ये दे देता कि -2 भी है एंड +2 भी है, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। पता है आपको ये किसको डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, या आपके किसी एक ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। किसको, किसी एक ऑर्बिटल को। देखिए 4d, आप 4d की बात कर रहे हो तो 4d आपके पास कुछ इस तरह का होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास आएगा जिसके लिए -2 वैल्यू होगी m की, इसके लिए +2 होगी, इसके लिए -2 -1 0 +1 एंड +2। आपको कौन सा ऑर्बिटल दिया गया है, आपको ये ऑर्बिटल दिया गया है, केवल और केवल ये ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ला सकते हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और आपको ये सुनते हुए बड़ा अफसोस होगा कि ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में, ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में 4 बार आ चुका है। 4 बार इतने सालों में, 10-15 साल में नीट का जो पेपर हुआ है उसमें 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सेम टू सेम। बस डिक्टो चेंज थोड़ा सा ये कर दिया गया। आपकी बार n के लिए n इक्वल टू 4 की जगह 3 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 2 कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया बस, लेकिन वैल्यू कुछ इस तरह से दी है। याद रखना, जब m की वैल्यू, कोई वैल्यू 1 दे दी जाए तो उसके लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी आपसे ये पूछा गया है, m की वैल्यू का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चाहे वो कोई सा भी ऑर्बिटल हो, चाहे वो f का कोई ऑर्बिटल हो, d का कोई ऑर्बिटल हो, p का कोई ऑर्बिटल हो, कैसा भी ऑर्बिटल हो, मैक्सिमम आपके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और आपको मेंशन, मान लो यहां पर आपसे एक चीज और मेंशन कर देता, s इक्वल टू -1/2, तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन। कौन सा, एक ही इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए एंटी क्लॉकवाइज उसकी मोमेंट जो है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। -1, और अगर +1 हो तो उसके लिए डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। याद रखना, आप इस पे जाया करो। अगर मैं यहां तक रहता, यहां तक देखिए, अगर मैं m की वैल्यू नहीं देता तो फिर आपसे किसी सबसेल के बारे में पूछा गया है
किसी सबसेल के बारे में पूछा तो किसी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किसी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आपके 4l+2। क्या होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 4l+2। किसी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4l+2। l की वैल्यू कितनी है? 4 × 2 + 2 कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि जो l = 2 है ये किसको डिनोट कर रहा है? d को। और d में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हो। कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो d में? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता किसी सेल में n = 4 के लिए किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको जो आपने फॉर्मूला लगाया वो फॉर्मूला आपको लगाना था 2n²। कौन सा? 2n²। किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2n²। तो 2 × 4 × 4 कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना क्वेश्चन पे आपको अच्छे से फोकस करना है कि आपसे पूछा क्या गया है। जो सबसे छोटी यूनिट पूछी गई है उस छोटी यूनिट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर s की वैल्यू दे दी गई है n, l, m एंड s, चारों वैल्यूज आपको दे दी गई है तो ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। चारों वैल्यूज अगर आपको दे दी गई है तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। s की वैल्यू पे थोड़ा सा ये फोकस करना है कि s की वैल्यू +1/2 दी गई है तो एक इलेक्ट्रॉन -1/2 दी गई है तो भी एक इलेक्ट्रॉन। अगर s की वैल्यू कुछ इस तरह से दे दी जाए, देखो s की वैल्यू है वो आपसे ऐसे बोल दी जाए +-1/2, इसका मतलब +1/2 भी है और -1/2 भी है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर आपको s की वैल्यू नहीं देके n, l और m तीन ही वैल्यूज अगर आपको क्वेश्चन में दी जाए तो इसका मतलब यह है कि आपसे किसी ऑर्बिटल के बारे में पूछ रहा है और किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आपको m और s को दूर रखा जाए और l और n की वैल्यू अगर आपसे क्वेश्चन में अगर n और l की वैल्यू आपको दी गई है तो n और l की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? L की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है 4l+2। कौन सा? 4l+2। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो L की वैल्यू 0 है तो वो S को बता रही है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। L की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो वो P को बता रही है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। L की वैल्यू 2 है इसका मतलब वो D को बता रही है मतलब मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। L की वैल्यू 3 है मतलब वो F को डिनोट कर रहा है इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। या L की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। L की वैल्यू 0 है तो 4 × 0+2 कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसा आप निकालना चाहो D का मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक ही दिया जाए आपको किसी सेल के लिए, नरेंद्र गांधी। सेकंड आंसर पता नहीं आप किसका दे रहे हो, अब तो क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है, थोड़ा सा आप लेट हो, सॉरी। देखिए n की वैल्यू अगर आपको किसी क्वेश्चन में दी जाए, क्या n की वैल्यू अगर आपको किसी क्वेश्चन में दी जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 2n²। कौन सा इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए 2n²। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 × 4 × 4 इक्वल टू कितना? 32 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? देखिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूं जो क्वेश्चन आज दिन तक कभी आए नहीं है लेकिन काफी इंपोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, मैंने आज एग्जाम में देखा, सर्च किया मैंने काफी टाइम तक, तो उसके बाद मुझे यही चीज एनालिसिस हुई कि अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमई और एमपी में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एमई, यानी आपका जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया Me/Mp इक्वल टू कितना होगा? तो ये वैल्यू होती है आपके 1/1837 की, यानी Me जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है 1/1837 MP के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल आपका मास होता है। ठीक है, उसके बाद
अगर आपसे एमई और एमएन में पूछा जाए, किसमें, एमएन में, तो ये होता है 1840 एमएन। कितना होता है, 1840 एमएन। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के जो बीच रिलेशन होता है वो ये वाला रिलेशन होता है, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके अलावा ड्यूअल नेचर किसने बताई थी, सर्वप्रथम ड्यूअल नेचर के बारे में किसने बताया था, और जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है वो क्या बोलता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके क्वेश्चंस मैंने आज आपको नहीं करवाए हैं क्लास में। नेक्स्ट क्लास एक और रखेंगे क्योंकि एटॉमिक लिटरेचर काफी बड़ा है, ठीक है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं वो अब की बार नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तब आप देखना, हो सकता है कि कल से जो क्लास है वो इस टाइम के अलावा, अपनी डेली लाइफ जो क्लास है वो रात को 9 बजे होती है, उसके अलावा कल से कोशिश करेंगे कि इवनिंग का भी कोई एक टाइम फिक्स किया जाए। इवनिंग में 3 बजे 4 बजे के समथिंग कोई टाइम फिक्स करेंगे और उस टाइम पे भी क्लास लेने की 1-2 दिन कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस स्पीड से चलेंगे तो क्लासें बहुत कम हो पाएगी, अपने पास टाइम इतना नहीं है हर एक लेसन को कवर करना है। पहले जेड को कवर कर रहे हैं, जेड से रिलेटेड जेड आईसीआर बीएचयू के जितने भी जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक है उनको कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो स्पेशल आईसीआर के टॉपिक है उनको भी कवर करेंगे, फिर स्पेशल आरपीवीटी नीट के टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।